हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के पहले हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो बिंदु आवेश, एक मान लेते हैं प्लस Q1 है और एक बिंदु आवेश है प्लस Q2 और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R। तो दो बिंदु आवेश कहीं भी रहते हैं तो क्या होगा, एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर विद्युत बल आरोपित करेगा और दूसरा बिंदु आवेश पहले बिंदु आवेश पर विद्युत बल आरोपित करेगा। जैसे हम प्लस Q1 बिंदु आवेश प्लस Q2 बिंदु आवेश पर विद्युत बल आरोपित करके और उसे विकर्षित करेगा। ठीक इसी तरह से प्लस Q2 जो बिंदु आवेश है वह भी प्लस Q1 बिंदु आवेश पर विद्युत बल आरोपित करके और इसे विकर्षित करेगा। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिंदु आवेश प्लस Q1 और बिंदु आवेश प्लस Q2 इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, फिर भी ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित कर रहे हैं। हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि अगर कोई पिंड हो और उस पिंड पर बल आरोपित करना हो, उसे इधर उधर कहीं ले जाना हो, जैसे ये चौक, इस पर बल आरोपित करके इसे आगे या पीछे ले जाना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को इस चौक के संपर्क में आना होगा, कांटेक्ट में, और फिर इस पर बल आरोपित करके आगे या पीछे कर सकते हैं। लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु आवेश प्लस Q1 और बिंदु आवेश प्लस Q2 इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं। तो सोचना है हम लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे याद रखना है आप लोगों को कि जहां कहीं भी संपर्क नहीं हो और बल लग रहा हो, वहां पर बल लगने की व्याख्या हम लोग करते हैं क्षेत्र के कॉन्सेप्ट से, क्षेत्र का प्रयोग करके, और तब हम लोग व्याख्या करेंगे कि बल क्यों आरोपित हो रहा है, बल क्यों लग रहा है। जैसे देखेंगे यहां होता क्या है कि मान लीजिए ये बिंदु आवेश है प्लस Q1, तो वास्तव में क्या होगा कि कोई भी बिंदु आवेश हो या कोई भी विद्युत आवेश हो तो आवेश अपने चारों ओर के क्षेत्र में, आवेश के चारों ओर जो भी क्षेत्र है, आवेश अपने चारों ओर के क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी आवेश के चारों ओर कितनी बिंदुएं हो सकती हैं, अनंत। तो आवेश अपने चारों ओर जितनी भी बिंदुएं हैं, हर एक बिंदु पर एक भौतिक राशि उत्पन्न करता है। आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर स्थित क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक भौतिक राशि उत्पन्न करता है और इसी भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्लस Q1 जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु पर सबसे पहले उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। ये कोई जरूरी नहीं है कि आवेश प्लस Q1 केवल यहीं पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जितनी भी बिंदु हैं हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि जैसे ही कोई अन्य आवेश यहां रख दें, जैसे प्लस Q2 को यहां रख दें, तो ये विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश प्लस Q2 पर क्या करेगा, विद्युत बल आरोपित करेगा। तो कूलॉम के नियम में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि बिंदु आवेश प्लस Q1 बिंदु आवेश प्लस Q2 पर विद्युत बल आरोपित करेगा, अब हम लोग इसे क्या कहेंगे कि बिंदु आवेश प्लस Q1 के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो बिंदु आवेश प्लस Q2 पर विद्युत बल आरोपित करेगा। कूलॉम के नियम में हम लोग पढ़े थे कि एक आवेश के द्वारा
दूसरे आवेश पर जो बल लगता है वो ऐसा लग रहा था वहां कि एक स्टेप में डायरेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर जो बल आरोपित होता है वो 2 स्टेप में लगता है। पहला स्टेप में क्या होगा कि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरा स्टेप में ये विद्युत क्षेत्र किसी अन्य आवेश पर क्या करेगा, विद्युत बल आरोपित करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा उस बिंदु पर कोई भी दूसरा आवेश अगर रख दें तो दूसरे आवेश पर विद्युत बल आरोपित हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक और बात कि विद्युत क्षेत्र अपने स्रोत आवेश पर, माने जिस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र कोई बल आरोपित नहीं करता। बल आरोपित किस पर करेगा, किसी अन्य आवेश पर करेगा। तो जैसे Q1 का विद्युत क्षेत्र Q2 पर विद्युत बल आरोपित कर रहा है, अब देखना है कि प्लस Q2 ये भी तो एक बिंदु आवेश है। तो जैसे प्लस Q1 अपने चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, जो प्लस Q2 बिंदु आवेश है ये भी अपने चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो प्लस Q2 जहां पर प्लस Q1 रखा गया है वहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मान लीजिए E डैश वेक्टर। तो Q2 का प्लस Q2 का जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, प्लस Q1 पर विद्युत बल आरोपित कर देगा। समझ में आ गया। कोई भी आवेश किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल कैसे आरोपित करता है, पहले उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र और वो विद्युत क्षेत्र किसी अन्य आवेश पर आरोपित करेगा विद्युत बल। अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर। विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि कोई भी विद्युत आवेश अगर हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, कोई भी आवेश हो, आवेश अपने चारों ओर के स्थान में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र है जो उत्पन्न होगा आवेश के द्वारा, वो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, कोई भी आवेश अगर इस विद्युत कोई भी आवेश कहीं अगर रखते हैं तो पहले आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस आवेश पर क्या करेगा, विद्युत बल आरोपित करेगा। लेकिन अब यहां समझना यह है कि कोई विद्युत क्षेत्र कितना बल आरोपित कर सकता है। विद्युत क्षेत्र जो बल आरोपित करेगा वो बड़ा बल होगा, छोटा बल होगा, कितना अधिक आरोपित करेगा कितना कम आरोपित करेगा ये डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र के मान को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अक्सर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न कह के केवल विद्युत क्षेत्र ही कहेंगे। आगे जब भी कहा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए तो आप विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, या यह भी कहा जा सकता है विद्युत क्षेत्र निकालिए, तो सब मतलब एक ही होगा। अब यहां देखना है किसी बिंदु पर कैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करेंगे। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन अगर करना है तो वहां हम लोगों को 3 काम करना होता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु दे दिया गया P, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, एक धनात्मक जांच आवेश लेंगे। धनात्मक जांच आवेश रखते हैं। अब कहिएगा ये जांच आवेश क्या है। जांच आवेश को परीक्षण आवेश भी कहते हैं, हम लोग अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज कहते हैं। कोई भी आवेश जिसका प्रयोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिस आवेश को, उसी को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश या जांच आवेश, और अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जनरली धनात्मक हम लोग लेते हैं
और इसको Q0 के द्वारा या Q0 के द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए आप लोग यहां सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए P बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर और इसी का मान हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहां पर धनात्मक जांच आवेश लेंगे। और आप लोग अभी तुरंत तो पढ़े हैं कि कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र है और कोई भी आवेश वहां रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस आवेश पर विद्युत बल आरोपित कर देगा। तो जांच आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल लगेगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये सेकेंड बात हो गया। और जब विद्युत बल निकल गया तो अब इसी विद्युत बल में क्या करेंगे हम लोग, थर्ड काम क्या है, इस विद्युत बल में जांच आवेश से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। यही विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस तरह से हम लोग क्या सीखे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना हो तो तीन काम करेंगे। सबसे पहले जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर धनात्मक जांच आवेश रखेंगे, फिर उस धनात्मक जांच आवेश पर विद्युत बल निकालेंगे, फिर उस विद्युत बल में उसी धनात्मक जांच आवेश से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान तो निकल गया, इसका मतलब क्या होगा। तो यहां देखिए धनात्मक जांच आवेश Q0 पर बल आरोपित हो रहा है, विद्युत बल F वेक्टर। तो Q0 धनात्मक जांच आवेश पर विद्युत बल लग रहा है F वेक्टर, तो इकाई धन आवेश पर बल कितना लगेगा, F वेक्टर बटा Q0। और इकाई धन आवेश पर जो बल आरोपित होता है यही तो बराबर है, किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के बराबर है। इसका मतलब हुआ किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल है, कितना पर लगने वाला, इकाई धन आवेश पर लगने वाला। तो हम लोग लिखेंगे इसे। तो अभी हम लोग क्या सीखे, किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पर आरोपित विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहां ध्यान देना आप लोगों को, F वेक्टर बराबर क्या होगा, F वेक्टर बराबर है धनात्मक जांच आवेश Q0 पर आरोपित विद्युत बल। एक और बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र बराबर है विद्युत बल अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र बराबर है विद्युत बल अपॉन Q0। विद्युत बल कौन सी राशि है, सदिश। तो विद्युत बल सदिश राशि है, तो सदिश और आवेश क्या है, अदिश। तो सदिश में जब अदिश से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, सदिश होगा। और कोई भी सदिश राशि हो, सदिश का परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होती है। तो अब हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। विद्युत क्षेत्र का परिमाण जब निकालेंगे हम लोग, तो यहां आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। अब यहां देखिए, जिसका भी परिमाण निकालना है उसका क्या करना है, मॉड लेना है। तो मॉड ऑफ E वेक्टर बराबर मॉड ऑफ F वेक्टर अपॉन
क्यू नॉट। यहाँ जांच आवेश चूंकि धनात्मक लेना है इसलिए इसके मॉड लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, धनात्मक जांच आवेश पर जितना विद्युत बल लगेगा उस विद्युत बल के परिमाण में धनात्मक जांच आवेश से भाग दे देंगे तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकल जाएगा। और फिर हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब जो है ई वेक्टर की दिशा बराबर एफ वेक्टर की दिशा। ध्यान में रहे आप लोगों की विद्युत ये जांच आवेश पर जिस दिशा में विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और फिर यहां ध्यान देना है विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि। अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र के मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र का मात्रक इस आई यूनिट्स में सबसे पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, अभी पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र इक्वल टू विद्युत बल बटा जांच आवेश। तो यहां क्या करना है, जब मात्रक निकालना होगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और फिर निकालेंगे हम लोग सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में आप सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। और आवेश का क्या होगा, स्टैट कूलम। तो हो जाएगा यहां डाइन पर स्टैट कूलम। दो मात्रक हो गया, एक न्यूटन पर कूलम और एक हो गया डाइन प्रति स्टैट कूलम। और अब हम लोग लिखेंगे विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र के बारे में यहां देखेंगे। विमीय सूत्र आप लोग पढ़े, कोई भी भौतिक राशि हो, अगर विमीय सूत्र निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस भौतिक राशि का संकेत लिखेंगे और फिर उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। यहां फॉर्मूला होता है विद्युत बल बटा जांच आवेश। और अब यहां पर बल का विमीय सूत्र होता है m L_2 और आवेश का AT। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहां से mLT⁻² into A⁻⁻1 T⁻⁻1 हो जाएगा mLT⁻³ एंड A⁻⁻1। ये विमीय सूत्र हो गया। तो देखिए अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, इसके बाद पढ़े विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूं। कभी कभी पूछा जाता है
कोई क्वेश्चन कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जनरली कि विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करने के लिए जो हम लोग जांच आवेश का प्रयोग करते हैं, धनात्मक जांच आवेश, उसका मान बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे अगर आप लोग तो अच्छे से समझ में आएगा कि जांच आवेश का मान क्या होना चाहिए। मान लीजिए यहां कोई चालक गोला ले लिए, कैसा चालक गोला, और वो भी आवेशित। इसके सतह पर आवेश समान तरह से सब जगह फैले हुए हैं और यहां पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे? तो आप लोग तो पढ़े हैं कि जहां कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? धनात्मक जांच आवेश यहां रख देंगे, जांच आवेश रख दिए। विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, मान लीजिए इसके तरफ विद्युत क्षेत्र यहाँ E वेक्टर है, बताना है E वेक्टर का मान कितना के बराबर। तो देखिए जैसे ये आवेशों का जो वितरण है इसका विद्युत क्षेत्र हर जगह है, उसी तरह से जब यहां धनात्मक जांच आवेश हम लोग रख दिए तो जांच आवेश भी तो एक आवेश है, इसका भी विद्युत क्षेत्र चारों तरफ होगा, हर जगह होगा। मतलब आवेशों के वितरण के विद्युत क्षेत्र में जांच आवेश स्थित है और जांच आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेशों का वितरण स्थित है। तो इससे क्या होगा कि जब इसका विद्युत क्षेत्र हर जगह होगा, इसका मतलब जांच आवेश भी आवेशों के वितरण पर क्या करेगा? विद्युत बल आरोपित करेगा। और आप लोग पढ़े हैं समान चिन्ह वाले आवेशों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। मतलब ये धनात्मक जांच आवेश इस आवेशों के वितरण पर विद्युत बल आरोपित करेगा और जब विद्युत बल आरोपित करेगा तो आवेशों के वितरण में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? देखिए आप लोग, इस तरह से हो जाएगा, ये सब आवेश विकर्षित होंगे, तो जो ऐसे समान रूप से फैले हुए हैं अब कहीं इस तरह से हो जाएंगे, पूरा आवेश इधर शिफ्ट हो। तो बताइए हम लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना था समान रूप से फैले हुए आवेश के वितरण के कारण यहां, लेकिन अब इस तरह का आवेश का वितरण हो गया। तो जब आवेशों के वितरण में परिवर्तन हो गया तो जरूर यहां जो विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालेंगे जांच आवेश रख के, वो विद्युत क्षेत्र जो होना चाहिए था उस विद्युत क्षेत्र से क्या होगा? ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। जब जांच आवेश यहां नहीं है तो आवेशों का वितरण ऐसे, विद्युत क्षेत्र ये, और जब जांच आवेश रख दिए तो आवेशों के वितरण में परिवर्तन हो गया और विद्युत क्षेत्र जो कैलकुलेट किए वो जितना होना चाहिए था उससे क्या हो गया? भिन्न हो गया। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग धनात्मक जांच आवेश का प्रयोग करेंगे, विद्युत क्षेत्र कहीं निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान मिलेगा वो जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, वो परिवर्तित हो जाता है। तो अब जांच आवेश का प्रयोग करें और आवेशों के वितरण में परिवर्तन न हो, जो हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे थे हम लोगों को वो मिल जाए, इसके लिए क्या करना होगा? धनात्मक जांच आवेश हम ऐसा लें कि आवेशों के वितरण पर कोई प्रभाव न पड़े। और ये कैसे संभव है? जब जांच आवेश का मान क्या कर दें? अति सूक्ष्म कर दें, शून्य की ओर अग्रसर, टेंड्स टू 0, बहुत बहुत छोटा। अब इतना छोटा अगर धनात्मक जांच आवेश लेंगे, ये धनात्मक जांच आवेश इतना छोटा है कि आवेशों के इस वितरण पर इसके द्वारा बल लगेगा जरूर, लेकिन बल नगण्य लगेगा, बहुत बहुत छोटा लगेगा। और बहुत बहुत छोटा बल होने के चलते धनात्मक जांच आवेश का आवेशों के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र हम कैलकुलेट करेंगे, ई डैश वेक्टर और जो होना चाहिए ई वेक्टर, दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे कि जब भी हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए धनात्मक जांच आवेश का प्रयोग करना होगा तो धनात्मक जांच आवेश का मान क्या लेंगे? अति सूक्ष्म लेंगे, बहुत बहुत छोटा लेंगे। तो इस स्थिति में अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान जब लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो कैसे होगा?
लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, मतलब यहां कंडीशन है कि जांच आवेश क्या होना चाहिए, शून्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, F वेक्टर बटा Q0। ये हुआ विद्युत क्षेत्र। तो अब आज इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश अगर कहीं दिया हुआ है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना के बराबर होगा। या बिंदु आवेशों का अगर कोई समूह हो और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।